This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः कार्तिक पौर्णिमा दिनांक 19 नोव्हेंबर 2021 शंखं चक्रं जलतां दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् शांति शांति शांति। निर्मापण विशेषेण तत्तद्वर्णं भवेत् यथा मृदुलं चित्र संस्कारम तद्बीजमिति कथ्यते। ये बीज की परिभाषा की गई है कि निर्मापण विशेष से जब धातु को द्रवित कर उसमें अन्य धातुओं को द्रवित कर निर्वापन करने से वह मुलायम तथा अद्भुत गुण करने वाले हो जाए तो उसको बीज कहते हैं। इसी को वैद्यगण उत्तरण भी कहते हैं। इदमेव निर्दिष्टं वैद्यैरुत्तरणं खलु। संसृष्टलोह्यो एकलोहस्य परिनाशनम् दो लोह जो संसृष्ट इस प्रकार के हो गए हैं उसमें से एक का मारण परमात्म मंकनानेन वंतलानेन तत्ताड़नमुदार्कम् आपस में मिले हैं दो धातुओं में से एक धातु को शुद्ध करने के लिए तथा अन्य धातु को नष्ट करने के लिए मूषा यंत्र में रखकर अंकनाल के द्वारा जो फूका जाता है उसको ताड़न कहते हैं। इसमें जो मेरे पास किताब है अभी उसमें और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कहाँ पे छेद करना है और कहाँ से नया प्रकरण लेना है इसमें काफी अंतर है इस प्रकार से। चूर्णाभ्रम शाली संयुक्तम वस्त्रबद्धम में कांचिके निर्यातम मदन वर्धनात् हस्ताभ धान्याभ्रम इति कथ्यते। तो चूर्णाभ्र शाली किससे संयुक्त करके वस्त्रबद्ध में कांजिके और कांजिक में उसका पचन करना है। निर्यातम मदन मर्दनात् हस्तात् और फिर हाथ से मर्दन करने से जो निकलता है वो धान्याभ्रम इस प्रकार का कहा जाता है।
शुद्ध अभ्रक के छोटे छोटे कणों को धान के साथ रखकर एक वस्त्र में तथा पोटली में बांधकर कांजी में भिगो कर रख दिया जाए। इसके बाद मर्दन करने से वस्त्र के छिद्र से जो अभ्रक कण निकलता है उसे धामरण कहते हैं। उसमें गर्म करने का कहीं भी नहीं है, तो इन्होंने भी गर्म करने के बारे में कुछ बताया नहीं। क्षाराम्ल द्रावकैर्युक्तं मातम आकर कोष्ठके यस्ततो निर्गत सारः सत्वमित्यभिधीयते। क्षाराम्ल द्रावक से युक्त मातम आकर कोष्ठके, आकर कोष्ठक है कोष्ठिका यंत्र में मृषा अन्य यंत्र या मृषा यंत्र में दमन करने से जो उस भस्म का सार निकलता है उसे सत्व कहते हैं। यस्ततो निर्गत सारः सत्वमित्यभिधीयते। आकर कोष्ठ कोष्ठिका शिखरा पूर्णैः कोकुलैर्मानयोगतः मूषाकण्ठन अनुप्राप्तैः एक कोलीसको मतः। एक कोलीसक कोष्ठिका शिखरा पूर्णैः कोकुलैर्मानयोगतः मूषाकण्ठम अनुप्राप्यैः एक कोलीसको मतः। कोष्ठिका को कोयला से भरकर उसके बीच द्रव्यों से भरी मूषा को रखकर दमन करने से मूषा के कंठ तक ही जब कोयले बचे रहे शेष जब जल जाए तो इस ताप को एक कोलीसक ताप कहते हैं। तो यह अग्नि का वर्णन है, उष्मा का वर्णन है। तो शिखरा पूर्ण ही कोष्ठिका भान योगतः, तो उसके मस्तक तक ये कोकिल यानी कि कोयले इससे भरे जाए हाँ ये मूषा कहा, मूषा कंठम अनुप्राप्त ही टीका में देखते हैं एक बार। एक कोली सकम आह कोष्ठिका यंत्राग्रभाग पर्यन्तम अंगारैः आपूर्य मापनवशात् मारणीय द्रव्यैः मूषाकण्ठपर्यन्तम् आगतैः क्षपलक्षितो यत्कर्म उपलक्षितो यत्कर्म स एककोलीसकाख्या क्रिया विशेषो मतः। अभी मुझे पक्का याद नहीं है, जूल ये एक टेम्परेचर या अग्नि को मापने का परिमाण है। तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अभी तो हमारे पास थर्मामीटर्स है, तो उसके जरिए अग्नि कितना है ये देख सकते हैं, वो अलग बात हुई। लेकिन इतनी उष्णता उसमें चली गई है, इसके लिए ये शायद महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा।
कोष्टिका आणि मूषा दोन्हीचे डायमेन्शन्स फिक्स असायला हवे, वो तो सही है। वो आकंठ तक कोयले रखने और उसके बीच में मूषा रखनी है। और वो जलते रहेंगे कोयला, और जब केवल कंठ तक मूषा के कंठ तक कोयले रहेंगे, तब ये एक कोली से इस प्रकार की ऊर्जा हो गई। ये क्रिया विशेषो मत है, इस प्रकार से इन्होंने तो किया है। द्रावणे सत्वपाते च माधुका खादिरा शुभाः दुर्द्रावी वंशजास्ते तु स्वेदने पादराः शुभाः। द्रावण और सत्वपातन के लिए माधुक का मतलब यष्टि मधु होगा, लेकिन यष्टि मधु माधुका इति पाठे मधुक मधुद्रम महुआ इति भाषा मधुक काष्ठांगारा इत्यादि। दुर्द्रावे माधुकदिराभ्यां द्रावयितुं दुष्करे इत्यर्थः। तो मधुक माधुक ये रस्व तो नहीं होना चाहिए, मुझे भी नहीं लगता है। द्रावण और सत्वपातन के लिए माधुक खादिर खदीर से बने अंगार ये शुभ है। द्रावण अगर मुश्किल है तो वंशज और स्वेदने बादरा शुभ, स्वेदन के लिए बदर से बने काष्ठ ये शुभ है। विद्याधराख्य यंत्रस्था आर्द्रक द्रावमर्दितम समाकृष्ट रसो योसो हिंगुलाकृष्ट उच्यते। विद्याधर नाम का जो यंत्र है उसमें से आर्द्रक द्राव मर्दितम अदरक के रस के साथ मर्दन कर विद्याधर नामक यंत्र द्वारा जो हिंगुल से पारद निकाला जाता है इसे हिंगिला पृष्ठ रस कहते हैं। ये तो मैंने सुना नहीं था कभी। ये जो हंडी जैसी रहती है उल्टी टांगते हैं, तो उसमें हिंगुल रखकर उसको अग्नि दिया जाता है, और फिर पारद जो है वो अंडी के भीतर से जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ये मैंने देखा है एक्चुअली। उलोपातन से आता है हिंगुल से पारद, लेकिन अदरक के रस से मर्दन करके हिंगुल से जो पारद प्राप्त होगा उसको हिंगुला कृष्ण पारद इस प्रकार का। और ये हिंगुल जो है वो नैसर्गिक हिंगुल होना चाहिए। अभी सिंथेटिक हिंगुल पारद और गंधक से बनता है, और उसमें से गर्म करके ऊर्ध्वपातन से गंधक जल जाता है और पारद हमें प्राप्त होता है। यह भी होता है। ट्रिपल डिस्टिल मर्क्यूरी ये जो बाजार में मिलता है वो इस तरीके से मिलता है। तो शेंडे सर का कहना था कि ये ट्रिपल डिस्टिल मर्क्यूरी है, उसका वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हिंगुल से पारद निकालने की जरूरत नहीं, वो उसी प्रकार से निकाला गया है। सिर्फ ये बात रहेगी कि उसको आगे ये अदरक रस में खल करना वगैरह जो है बातें वो रहेगी। विद्याधर यंत्र के बारे में अभी तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। स्वल्पतालयुतं कास्यं वंकनालेन ताडितं मुक्तरंगम इतत्ताम्रं घोषाकृष्णमुदारतम्। स्वल्पतालयुतं कास्यम, थोड़ा हरताल डाल के कांस्य जो है वो वंकतालेन ताडितम,
थोड़ा हड़ताल विशद कर कांस्य के वंकनाल से ताड़ित कर जो रंगरहित ताम्र प्राप्त हो जाता है उसे भूषाकृष्ट ताम्र कहते हैं। तीक्ष्ण नीलांजनोपेतम मातम हि बहुशो दृढ़म मृदुकृष्णम ऋतुद्रावम वरनागम तदुच्यते। तीक्ष्ण नीलांजन से युक्त अनेक बार मापन करने से दृढ़ मृदु कृष्ण ऋतुद्राव यह वरनाग कहा जाता है। तो नाग को इसको तीक्ष्ण नीलांजन, तीक्ष्णांजन और नीलांजन ऐसा होगा। तीक्ष्ण लोह तथा नीलांजन को अनेक बार तेज आंच से दमन करके जब वो मुलायम तथा काले रंग अति शीघ्र द्रवित होने वाला हो जाए तो उसको वरनाग प्रशस्त शीशा कहते हैं। मृतस्य पुनरुद्भूतिः संप्रोक्ता उत्थापनाख्या, जिसका मारण हुआ है इसको फिर से मूल धातु का उद्भव होना, ये उत्थापन क्रिया बताई गई। लोहे को द्रावक वर्ग के औषधियों के साथ दहन करने से अपने प्राकृत में आ जाता है, उसे उत्थापन कहते हैं। तो द्रवस्य निक्षेपो द्रवे तद ढालनम मतम। तो द्रुत जो द्रव है उसको द्रव में डालने से, निक्षेप करने से उसको ढालन इस प्रकार का कहा जाता है। विंशत्फलमितं नागं भानुदुग्धेन मर्दितं विमर्द्य कुटयेत् तावद् यावत् कर्षावशेषितं ततत्कुटसहस्रेण क्षयमायाति सर्वथा चपलोऽयं समादिष्टो वार्तकैर्नागसंभवः। तो विंशत्फलमितं नागम, 20 फल नाग, भानुदुग्ध यानी कि अर्क दुग्ध, उससे मर्दित करके विवर्द्य कुटये तावत् यावत् कर्षावशेषितम्, जब वो कर्ष रह जाता है। 30 फल का कर्ष सुश्री यावत् कर्षावशेषितम् न तत् कुटसहस्रेण क्षयमायाति सर्वथा। सहस्त्र पुट देने से भी उसका क्षय नहीं होता। चपलोऽयं समादिष्टो वार्तिकैर्नाग संभवः। नाग से उत्पन्न चपल इस प्रकार का कहा जाता है। नाग संभूत नाग का भस्म 30 फल लेकर मंदार के दूध के साथ मर्दन कर कुट दे, इस प्रकार से तब तक कुट देते रहे कि जबकि एक कर्ष शेष रह जाए। वह 1000 कुट देने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उसको रसशास्त्र में नाग संभूत चपल कहते हैं। चपल ये एक अलग धातु है मेरे ख्याल में, बिस्मत कहा जाता है। और नाग से उत्पन्न होने वाला चपल इत्थम चपल कार्यो वंगस्यापेन संशय। उसी प्रकार वंग से भी चपल निर्माण कर सकते हैं। मुझे ये पढ़ने पर प्रतीत हो रहा है कि हमने कॉलेज में इसके बारे में तो कुछ पढ़ा नहीं, ना ही किसी ने सिखाया और ना ही किसी का प्रैक्टिकल हमने किया। ये बड़ी अजीब इस प्रकार की बात है। और वैसे रसरत्न समुच्चय काफी फेमस किताब है, फिर भी सिलेबस में न होने का कारण केवल रस उपरस साधारण रस महारस
उतना ही हुआ, और फिर भी उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी किसी ने नहीं बताई। काफी नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं, और एमडी रसशास्त्र करने वाले लोगों को तो ये पढ़ाया जाता है या नहीं जाता है, ये भी एक अहम मुद्दा रहेगा। वह एमडी रसशास्त्र के जो अध्यापक है, उन्होंने भी ये पढ़ लिया है, नहीं पढ़ लिया है, ये भी मालूम नहीं है इस प्रकार से। तो पढ़ने की बात अलग, समझने की बात अलग, प्रैक्टिकल देखने की बात अलग, और उसका चिकित्सा में उपयोग करने की बात अलग। इनमें से कुछ भी अगर नहीं हुआ है तो ये बड़ी मुसीबत है हमारे लिए कि हमारी शिक्षा की क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है। चरक सुश्रुत वगैरह के बारे में बहस की जाती है, उसको थोड़ा बहुत तो पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन ये ग्रंथ तो दूर ही रहे हैं हमसे, या इन ग्रंथों से हम दूर ही रहे हैं। और इसलिए पहली बार जब पठन करते हैं तो काफी दिक्कतें आती है। बार बार पठन करने से केवल सिलेबस में चेंज करने से नहीं होगा, इसके बारे में काफी बहस हो चुकी थी कि सिलेबस में है तो पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ लोगों का कहना था, लेकिन जब तक उसके लिए किताबें नहीं बनती और वो किताबें भी क्वालिटी की किताबें होनी चाहिए, केवल लिखना है इस प्रकार से किताब लिखनी है ऐसा नहीं है, तो शायद बात बनती। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। ये सब सिलसिला पंडित शिव शर्मा, जिन्होंने लोकसभा की इलेक्शन लड़ी केवल सीसीआईएम की स्थापना करने के लिए, जीत गए, वैद्य थे, जीत गए, और फिर उन्होंने ये लोकसभा में बिल पारित किया सीसीआईएम का, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, और फिर आयुर्वेद का सिलेबस बना बीएमएस कोर्स का, लेकिन वो चाहते थे कि उसको समकक्षता मिले एमबीबीएस से, और इसलिए उसका जो पैटर्न था वही पैटर्न हमारे लिए चाहिए, नहीं तो ये जो कमिटी रहती है इस प्रकार से इक्वालिटी देने के लिए, वो मान्य नहीं करेंगी। पढ़ते हैं लेकिन तैयार करके रुग्ण में इस्तेमाल करना चाहिए। ये तुम अभी रसशास्त्र में औषधियां कर रहे हो इसलिए तुमने पढ़ा होगा शायद। बाकी लोगों को तो पढ़ने का कोई अवसर ही नहीं होता है इस प्रकार से। और फिर ये बात हो गई कि उन्होंने वहां एनाटॉमी फिजियोलॉजी है इसलिए फर्स्ट ईयर में शारीर रचना शारीर क्रिया होनी चाहिए, आगे रोग निदान है वहां पे, तो हमारे भी यहाँ भी रोग निदान होगा, आगे चिकित्सा है तो हमारे यहाँ चिकित्सा होगी, और द्रव्य गुण है तो फार्मेकोलॉजी वहां पे है तो यहाँ पे द्रव्य गुण कर देंगे, इस प्रकार से किया। इससे उस समय में तो ये बात हो गई कि ठीक है सिलेबस का ढांचा वही है, तो समकक्षता हो गई दोनों कोर्सेज की, लेकिन फिर भी जनमानस में समकक्षता है ही नहीं। जनमानस में एलोपैथी का डॉक्टर ही डॉक्टर है, आयुर्वेद के डॉक्टर को डॉक्टर कहना ये मुश्किल इस प्रकार का, और ये डिस्पैरिटी काफी जगह होती है। पहले आरटीओ में हमारा लाइसेंस चलता नहीं था, सर्टिफिकेट चलता नहीं था, एमबीबीएस का ही चाहिए इस प्रकार से। अभी भी मैंने सुना कि
MD एलोपैथी इसका ही सर्टिफिकेट चलेगा, ऐसा किसी रोग के बारे में था, ऐसा कुछ बताया था। ऑन्कोलॉजी में अभी ये अगर सिप्ला फाउंडेशन को मरीज भेजने हैं तो हमारा सर्टिफिकेट नहीं चलता, तो केवल उसको ऑन्कोलॉजिस्ट का ही सर्टिफिकेट चाहिए कि इसको एडमिट करो और पैलिएटिव केयर दे दो, इस प्रकार से। तो इसके बारे में ऐसा है कि झगड़ा करना पड़ेगा और फिर उससे क्या कितना साध्य होगा मालूम नहीं, जबरदस्ती साध्य करवाना पड़ेगा। नहीं तो जनमानस में परिवर्तन लाने के लिए वैद्य अच्छे बनने चाहिए, अच्छे वैद्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, तो जनमानस में परिवर्तन आएगा। वो तब होगा कि जब अच्छे रिजल्ट्स मरीजों को मिलेंगे किसी भी तरीके से, चाहे आप वनस्पति औषधों का प्रयोग करके भी अच्छे रिजल्ट देते तो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रसशास्त्र के औषधियों का प्रयोग करके भी देते तो भी अच्छा है, पंचकर्म से भी रिजल्ट देते तो भी अच्छा है। लोगों को रिजल्ट चाहिए, इतना ही है। तो सिलेबस में होने के कारण उसमें पढ़ाया जाएगा, ये बात सही नहीं है। अभी ये जो एलोपैथी का प्रयोग हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में जो बहस हुई है, उसमें न्यायालय का फैसला ऐसा है कि they can use allopathy to the extent they have been taught in their syllabus। तो CCIM में ये काफी मुद्दा चला कि सिलेबस चेंज करके एलोपैथी से भी वहां पे डाल दे, ताकि लोग कह सके कि हाँ ये हमारे सिलेबस में है, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना हो या और कुछ करना हो, स्टेरॉइड देने हो या और कुछ करना हो, तो हम दे सकते हैं। ये जो इंटीग्रेटेड और शुद्ध आयुर्वेद, ये जो बात चलता रहा बहुत वर्षों तक, उसमें इंटीग्रेटेड वालों ने एलोपैथी की ही प्रैक्टिस की, उन्होंने आयुर्वेद को छोड़ ही दिया, सिर्फ नाम इंटीग्रेटेड दिया। और उनका ये कहना था कि आयुर्वेद में कुछ नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, तो हमें एलोपैथी करनी ही पड़ेगी, इस प्रकार से। और अब भी जब किसी वैद्य के लिए जरूरत होती है या उसके फैमिली मेंबर्स को जरूरत होती है एलोपैथी, तो लोग कोसना आरंभ करते हैं कि देखो तुम आयुर्वेद वाले हो और फिर भी अंतिमतः तुम्हें एलोपैथी का ही सहारा लेना पड़ता है, तो क्यों न शुरू से ही हम एलोपैथी को मान ले और उसी के आधार पर अपना व्यवहार बनाए। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उन्होंने आयुर्वेद देखा ही नहीं है वास्तव में, इस प्रकार से आयुर्वेद की प्रैक्टिस ही देखी नहीं है। और जितने सारे मरीजों में जहाँ एलोपैथी काम नहीं करती वहां आयुर्वेद काम करता रहता है, ये उनको पता ही नहीं है। और मूल रूप से देखा जाए तो शास्त्र के हैसियत से आयुर्वेद बहुत बढ़िया है, उसमें कोई संदेह नहीं। सिर्फ बात ये रहेगी कि उसको भली भांति प्रयोग में लाने वाले वैद्य कितने हैं। मेरा सुझाव अभी ऐसा है कि हम खुद एलोपैथी की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये तो हमें सोच समझ कर करना है। हाँ, अगर इस प्रकार की नौबत आती है कि एलोपैथी लेनी है इस प्रकार से, क्योंकि उसमें भी ऐसा होता है एलोपैथी नहीं लेंगे और वैद्य की या उसके कोई रिलेटिव्स की मौत हो जाती, तो हमारे वैद्य भी, डॉक्टर्स छोड़ो, BAMS होकर एलोपैथी करने वाले को छोड़ो, लेकिन BAMS होकर जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले हैं वो भी कोसते रहते हैं कि आपको इतना भी समझ में नहीं आता कि इस अवस्था में जो बच्चा है वो ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, एलोपैथी से बचते हैं तो एलोपैथी लेनी चाहिए वगैरह, इस प्रकार से। तो ये अगर हमारे वैद्य ही कहते हैं तो BAMS अगर एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले तो आराम से कहेंगे, बाकी लोग तो कहेंगे, वो अलग चीज। लेकिन ये बंदे
किसी भी हालत में जब एलोपैथी में केस पूरी बिगड़ जाती है और मौत हो जाती है, तो ये नहीं बोलती अरे इससे क्या कर रहे थे, इसमें आयुर्वेद करना चाहिए था, ये बच जाता। इस प्रकार से इतने लाखों मरीज है जो मरते हैं एलोपैथी में, और उनको मालूम ही नहीं रहता कि आयुर्वेद में इसके लिए कुछ हो सकता है। इस प्रकार से उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करता, कोई भी कुछ नहीं कहता। लेकिन आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करते हुए अगर किसी की मौत हो गई, चाहे असाध्य रोग, और इसके जरिए मौत होने ही वाली थी, तो हो गई इस प्रकार से। तो कोसते रहते हैं, नहीं नहीं तुम आयुर्वेद कर रहे थे इसलिए मौत हो गई, अगर आप एलोपैथी का सहारा लेते तो बच जाते हैं। इस प्रकार से तो ये बहुत ही वैचारिक इस प्रकार का झमेला है, या फिर वाद विवाद इस प्रकार का है। और दुर्दैव से इसके समर्थन करने वाले वैद्य बहुत ही कम इस प्रकार के हैं, ये समझने वाले वैद्य बहुत ही कम इस प्रकार के। अभी ज्यादातर ऐसा होता है, हमारे पास जो मरीज आते हैं वो एलोपैथी में कुछ करने लायक रहा नहीं, इसीलिए हमारे पास आते हैं। तो कोई सवाल नहीं उठता कि उनकी अगर मौत हो जाए तो एलोपैथी करनी चाहिए थे, वो तो कर चुके थे। उसमें वचकुल्ले करने लायक कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन नए मरीज आते हैं, या फिर मरीज जैसे अवस्था में आता है कि एलोपैथी में करने लायक कुछ है, तो इस प्रकार के लोग कोसते रहते हैं, नहीं नहीं आपको दोनों करते रहना चाहिए, एलोपैथी भी करनी चाहिए, आयुर्वेद भी करना चाहिए। और तो हमारे ऊपर दोष नहीं आएगा इस प्रकार से। एलोपैथी करने से कुछ फायदा नहीं है, नुकसान है, तो क्या करें। मेरे पास बहुत कैंसर के मरीज रहते हैं, 18-20 बार केमोथेरेपी हो चुकी होती है। फिर डिसीज प्रोग्रेसिव है, एलोपैथी वाले कहते हैं नहीं नहीं और भी केमो करनी चाहिए। इस प्रकार से मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है कि इससे फायदा नहीं नुकसान होने वाला है, और मिजरेबल डेथ होगी इस प्रकार से। तो क्या मतलब है केमोथेरेपी करने का उस अवस्था में। वैसे भी मौत आने ही वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है, केमोथेरेपी करे या न करे। लेकिन केमोथेरेपी करने से खतरनाक मौत होगी, बहुत दुख सहना पड़ेगा। वैसा अगर हम केमोथेरेपी नहीं करेंगे तो केवल रोग से मृत्यु होगी, वो थोड़ी आसान होगी। तो मैं लोगों को बताते रहता हूँ, फिर भी लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है हमें दोनों करना है इस प्रकार से। या फिर मैं इस प्रकार की सलाह दे रहा हूँ तो मुझे छोड़ के एलोपैथी करते हैं। ऐसी बात होती है, बाद में पछताते हैं। और फिर वापस आते हैं कि आपने कहा था वो सही था, अब तो बहुत बिल्कुल बेकार अवस्था हो गई है, अब फिर से दवाइयां दे दो इस प्रकार से। तो लोगों में जागृति कैसे आएगी, एलोपैथी साइंस नहीं है, ये लोगों को कैसे पहुंचाए, ये बड़ा मुद्दा है। लोगों के दिमाग में एलोपैथी साइंस है, आयुर्वेद साइंस है या नहीं है, उसके बारे में संदेह है। और ज्यादा तो लोगों का यही कहना है कि साइंस नहीं है, किसी को अगर उससे उपाय होता है, राहत मिलती है या रोगों मुक्ति भी होती है, तो वो केवल उसका भाग्य है। और उसके जरिए जो ट्रीटमेंट काम कर गई, आयुर्वेद शास्त्र है इसलिए ट्रीटमेंट ने काम किया, ऐसा नहीं। उसको जादुई इफेक्ट इस प्रकार से कहते हैं, और जादुई इफेक्ट कहेंगे तो जादू, अभी के जादू में भी शास्त्र होता है, लेकिन जिसमें शास्त्र का एप्लीकेशन नहीं है वो जादू कहा जाता है। ठीक। और फिर ये मिरेकल हैपनिंग कभी किसी के बारे में होगा, उसको शास्त्र नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार का सिलसिला लोगों के मन में है। तो हमें अगर इस अवस्था से बाहर निकलना है तो
हमारे पास रिजल्ट्स चाहिए, बस इतना ही। और हमारे पास रिजल्ट्स क्यों नहीं है? जो असाध्य है उसमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो केवल बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोलॉन्गेशन नहीं मिलेंगे, या आपकी कैटेगरी अगर होगी तो। लेकिन जो साध्य है वो तो ठीक होने चाहिए, तो हो जाने चाहिए। हाँ, और वो अगर ठीक नहीं हो रहे हैं साध्य अवस्था होने पर भी, तो हम कहाँ कम हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। निदान में हमें कमी है, चिकित्सा में कमी है, परहेज वगैरह के बारे में हम कुछ बता नहीं रहे हैं, या रुग्ण कुछ अपथ्य सेवन कर रहा है, डिप्रेशन में चला गया है वगैरह। जो भी कारण है उसके कारण अनेक है, अपयश के कारण अनेक है। उन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए हमें उनको कैसे दूर करेंगे इसके बारे में सोचना है। मेरे पास एक फुल ब्लोन एड्स का पेशेंट था, सातारा में था। और उम्र ज्यादा नहीं थी, 25 बरस की उम्र थी। मेरे पास आया तब ये उसको ज्वर था, अतिसार था, धातुक्षय था, वजन कम हो रहा था, स्फूर्ति बिल्कुल नहीं थी। मैंने दवाइयां शुरू की। उसने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ये सब लक्षण तो दूर हो गए, ज्वर भी चला गया, अतिसार भी चला गया, वजन बढ़ गया, काम पे जाने लगा। मैंने सोचा कि ठीक है, अच्छे तरीके से प्रगति की है पेशेंट ने। 6 महीने के बाद ऐसा हुआ कि फिर से सब लक्षण दोहराने लगे, फिर से ज्वर आने लगा, अतिसार हुआ, वजन कम होने लगा, और फिर बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फुल ब्लोन एड्स था, और शायद ये साध्यावस्था थी ही नहीं इस प्रकार से। कुछ वर्षों के बाद मैं सातारा में गया था, तो उसके पिता सामने आए अचानक। तो मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं, उसने तो अच्छा रिस्पांस शुरू में दिया था, लेकिन बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। तो उसके पिता बोले कि वो एड्स से नहीं मरा। मैं चौंक गया। तो बोले ऐसा है कि जब हम आपके पास आए थे तो हमें बताया गया था कि कोई चांस नहीं है बचने का, 2 महीने की आयु है। आपकी दवा शुरू हुई, उसने अच्छा रिस्पांस किया, 6 महीने अच्छे निकल गए, वजन बढ़ गया, स्फूर्ति बढ़ गई, और ये केवल 2 महीने उसकी आयु है, ये डॉक्टर ने उस खुद को बताया था, मरीज को बताया। और फिर कुछ कुछ कारण हुआ, खाने में कुछ बदलाव आया, अतिसार हुआ, तो उसके दिमाग में आ गया कि बस ये 6 महीने तो अच्छे गए, लेकिन वैसे मैं साध्य नहीं हूँ और मेरी मृत्यु निश्चित है, इस प्रकार से डिप्रेशन में चला गया। और फिर डिप्रेशन के जरिए उसकी मौत हो गई। उन्होंने मुझे तो नहीं बताया था कि 2 महीने की आयु डॉक्टर ने बताई है इस प्रकार से। मैंने अपने तरीके से राजा एक्ष्मा की चिकित्सा वास्तव में की थी, और उससे फायदा मिला था, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अपयश किन कारणों से आता है, ये ढूंढना जरूरी इस प्रकार का है। दूसरे एक हमारे पास लिवर कैंसर की केस थी, नांदेड़ से थे, वकील थे, और उसके दामाद रेडियोलॉजिस्ट। तो उसने सोनोग्राफी करवाई अपने ससुर की, और डिक्लेयर कर दिया कि ये लिवर कैंसर, और 6 महीने से ज्यादा आयु नहीं है। फिर किससे पता चला, और तिलक महाराज विद्यापीठ के ओपीडी में आ गए। हमारे पास हमारे साथ अनंत भूषण नांगड़े ऑन्कोलॉजिस्ट काम कर रहा है। प्रोजेक्ट तो उसने देख लिया, और उसने बताया कि बायोप्सी कहाँ है।
एपिनेसिया बायप्सी। तो रेडियोलॉजिस्ट ने कहा नहीं नहीं मैं तो करने वाला नहीं हूँ, कैंसर बढ़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि कैंसर ही है, मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैंने खुद चेक किया। उन दोनों में लड़ाई शुरू हुई। रानड़े बोला कि नहीं नहीं, अब जब तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है बायोप्सी का, एपिनेसिस का, तब तक ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये कैंसर है इस प्रकार से, लिवर कैंसर। तो उन दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। फिर मैंने मध्यस्थी की, मैंने कहा कि ठीक है, इसको हम हमारे प्रोटोकॉल में नहीं डालते, कैंसर के जो रोगणों का प्रोटोकॉल है उसमें नहीं डालते, और कैंसर की ओपीडी में भी उसको ट्रीट नहीं करते। हमारे अलग ओपीडी है, उसमें ट्रीट करते हैं, चाहे कैंसर हो या न हो, हमें कोई मतलब नहीं है उसका। तो अगर हम हमारे प्रोटोकॉल में केस ही नहीं लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से। लेकिन कोई दूसरा रास्ता है क्या कि ये कैंसर है ये सिद्ध करने के? तो फिर आनंद ने कहा कम से कम अल्फा पीटोप्रोटीन तो करवा लो। वो टेस्ट वो 40 है। तो बोला नहीं नहीं, 1000 से ऊपर होना चाहिए तभी ये कैंसर हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे हमने उसको दूसरी ओपीडी में शिफ्ट किया था, ट्रीटमेंट करते रहे, उसको भली भांति 2 लीटर दूध जाने लगा, बाकी सब सिम्टम्स कम हो गए, और 1.5 बरस इसी प्रकार से अच्छा गया। 2-3 महीने के बाद हमने फिर से अल्फापीटोप्रोटीन किया तो वो 2400 आया। फिर आनंद का कहना था कि अब कह सकते हैं कि 99.99% लिवर कैंसर ही है इस प्रकार से। फिर भी 0.01% डाउट रहेगा, और एफएनएसीआर बायोप्सी के बाद ही पता चलेगा कि रियल कैंसर है या नहीं। मैंने कहा छोड़ दो, हमें इसमें मतलब नहीं है कि हमने एक लिवर कैंसर केस को ट्रीट किया, हमें मतलब इसी में है कि जो 6 महीने वाले 6 महीने जिसकी आयु थी वो 1.5 बरस जिंदा है, यह हमारे लिए काफी है। और भली भांति जी रहा। फिर बाद में उसकी ये 67 वर्ष का था, उसकी माँ 92 बरस की थी, उसका देहांत हो गया 1.5 बरस के बाद। और उसका बहुत लगाव था माँ से, हाँ, तो डिप्रेशन में चला गया। और फिर डिटोरेशन होने लगा और आगे उसकी मौत हो गई। मैंने एक बार नांदेड़ में जाकर विजिट की थी, फिर ये बेड रिटर्न हो गया। लेकिन अब ये डिप्रेशन कारण रहा मौत का, एलोपैथी तो इसको देखती ही नहीं है। वो कहेंगे कि हाँ 6 महीने जिंदा रहने वाला था, 1.5 बरस जिंदा रहा, इतना ही आयुर्वेद से होगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी नहीं देखेंगे, और अंत में क्या हुआ, 1.5 बरस के बाद मृत्यु हुई ना, और क्या हुआ। तो हमारे ये कहना सही था कि ये ज्यादा से ज्यादा 6 महीने से 1.5 बरस जिंदा रहा। लेकिन 1.5 बरस के बाद माँ की मौत हो गई, ये कारण तो देखने के लिए तैयार ही नहीं है कोई इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल हो जाता है कि अपयश का कारण क्या है, और उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें हमारा चिकित्सा का मूल्यमापन करना है, हमारी चिकित्सा का, कि कितना अच्छा रहा नहीं रहा वगैरह वगैरह इसके बारे में। अभी एलोपैथी जो देखती है वो पहले पैरामीटर देखे एलोपैथी के हिसाब से, अंत में एक बार फिर से पैरामीटर देखे, इसमें अगर सुधार है, चाहे क्वालिटी ऑफ लाइफ मिली हो न मिली हो, कोई संबंध नहीं है उसका, आयुर्वेद से रिजल्ट है। अगर इसमें परीक्षण में बिगड़ा हुआ है या कुछ परिवर्तन नहीं है, पेशेंट जिंदा है, भली भांति जी रहा है, तो भी कोई महत्व नहीं है उसका, क्योंकि परीक्षणों में कुछ सुधार आया ही नहीं या बिगड़ गया है, तो बोलेंगे नहीं तो ये तो बिगड़ गया है, ये सुधार होने का कोई संबंध इसमें नहीं है इस प्रकार से। तो हमारी वैद्यों की तो मानसिकता पहले बदले, जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं,
वो इस प्रकार से मत सोचे कि अरे आयुर्वेद से कुछ नहीं हो रहा। इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ परीक्षण होना जरूरी है, और वो केवल प्रयोगशालीय परीक्षण या सोनोग्राफी रेडियोलॉजिकल परीक्षण इसके आधार पर नहीं होना है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी देखना है, कितनी आशा थी, कितने बरस या महीने जिंदा रहने की आशा थी, उसका क्या हुआ ये भी देखना चाहिए। और साध्यावस्था थी, असाध्यावस्था थी। असाध्यावस्था तो प्रत्याख्य अवस्था है, याप्य अवस्था है। अगर प्रत्याख्य अवस्था से याप्य अवस्था में आता है तो भी अच्छा है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि प्रत्याख्य था और याप्य हो गया। हम कहेंगे कि याप्य ही था, प्रत्याख्य बताया गया था, लेकिन हमारे हिसाब से याप्य रहा और बहुत सारे वर्षों तक जिंदा रहा। इस प्रकार से नानल सर के पास ऐसी एक केस थी, लिवर कैंसर था, और ऐसा ही उसको बताया गया था कि आयुष बहुत कम है। तो बायोप्सी नहीं की थी, बायोप्सी एफएनएसी नहीं की थी। नानल सर ने कहा कि मेरे ट्रीटमेंट करते रहो, बाकी मत करो। ट्रीटमेंट चलती रही। ये हर महीने में सोनोग्राफी करवाते थे, और वो भी अरुण किनरे से, जो काफी जाने माने अल्ट्रासोनोग्राफिस्ट हैं, गुप्ते हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो कुछ बरसों के बाद ये कम होने लगा, लिवर का रीजन जो है, और 5-6 बरस के बाद लिवर का रीजन पूर्णतया नष्ट हो गया। सोनोलॉजी में कुछ नहीं आ रहा था, फिर भी ये महीने महीने करता रहा। फिर किंद्रे ने बोलना अब छोड़ दो ये बात, तुम ठीक हो गए हो, आगे करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो मरीज है वो हमारे लिए अहम है। अभी मालूम नहीं नानल सर के पास इसका रिकॉर्ड, नानल सर मुझे नहीं पता कि वो इन्वेस्टिगेशंस के रिकॉर्ड्स रखते थे, और ये काफी पुरानी बात हो गई, तो मुझे भी कुछ उसके बारे में मालूम नहीं कौन मरीज था। उनके पास तो रिपोर्ट शायद होंगे, या कम से कम वो बता तो सकते हैं कि ऐसी ऐसी स्थिति थी। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इसका बोलबाला है कि ये एविडेंसेस हमारे लिए अहम है, जिसमें परीक्षणों में सुधार आया है, क्लिनिकल इंप्रूवमेंट हुई है, वो भी हमारे लिए अहम है, लेकिन उसको कोई देखता नहीं है, कोई समझता नहीं है कि परीक्षण में सुधार इस प्रकार से आया है। नहीं, परीक्षण में सुधार नहीं है, फिर भी पेशेंट अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहा है। लेकिन सभी तभी मानेंगे जबकि परीक्षणों में सुधार आएगा, और परीक्षणों में सुधार आने में कैंसर में तो बहुत दिन लगते हैं, क्योंकि कैंसर के निर्माण की प्रक्रिया भी 4-5 बरस तक चलती है। तो परीक्षण में सुधार आने में भी उतने ही बरस लग सकते हैं। तो एक तो मरीज जिंदा होना चाहिए, ये पहली बात है। वो अच्छी क्वालिटी से जी रहा है तो भी अच्छा है, और फिर बीच बीच में अगर ये परीक्षण करते रहेंगे तो 3-4 बरस के बाद हमें सुधार दिखने लगेगा। प्रोसेस अगर पूरी तरीके से रिवर्ट हो जाती है तो नॉर्मल से आ जाए। और ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। हमारा जो पहला मरीज था, जिसमें लिवर गॉल ब्लैडर का कैंसर था और लिवर और कोलन में स्प्रेड था, ओपन किया, देखा मरीज सर्जन ने, और फिर सुचर बैक कर दिया कि he may bleed and may die on the table itself। तो 15 दिन की आयु है बताकर छोड़ दिया, और वो 33 बरस जिंदा रहा। शुरू में ऐसे ही सोनोग्राफी हुई, उसमें वो धीरे धीरे कम होने लगा, और एक 5-6 बरस के बाद सोनोग्राफी नॉर्मल हो गई। लेकिन मेरे लिए भी नया अनुभव था, मैंने वो रिकॉर्ड रखना चाहिए था मुझे, तो मुझे भी मालूम नहीं था ये रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है इस प्रकार से। बाद में मैंने 1-2 बार कहा तो बोले आप नहीं, मुझे करना नहीं है इन्वेस्टिगेशन, मैं तो ठीक, मुझे कुछ नहीं करना है। तो हुआ नहीं, मैंने उनका फिर वीडियो रिकॉर्डिंग किया।
इस पेशेंट का। इसमें एक आश्चर्य की बात है कि पेशेंट को खुद को मालूम नहीं था कि उसको कैंसर है, उसके सभी रिश्तेदारों को तो मालूम था। अभी बायोप्सी का प्रूफ नहीं है तो हम बता नहीं सकते कि कैंसर ही था उस प्रकार। एलोपैथी वाले लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमें कैंसर का कुछ, लेकिन सर्जन ने जो देखा था 15 दिन का आयु बताया था, उसको कैसे टाल सकेंगे? ये तो बात हो ही नहीं सकती। ऐसे एक दूसरी रुग्णा थी 92 बरस का बरस की उम्र की, और उसको पहले ब्रेस्ट कैंसर था जिसके लिए कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं की थी, मैंने ही ट्रीटमेंट की थी। तो 4-5 बरस पहले ट्रीटमेंट की थी और वो बिल्कुल मामूली हो गया था ब्रेस्ट का ट्यूमर। बायोप्सी एफएनएसी कुछ नहीं की। बाद में उसको कामला हुई और वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी तो उसको एडमिट किया सेंचुरन अस्पताल। तो प्रीवियस हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर लिखा था, तो धनंजय केटकर थे उस समय संजीवन। यही शकेल कदाचित पॉसिबल होगा। पहला जो है उसका ऑपरेशन एक्चुअली वाकणकर ने किया था, ओपन किया था रूबी हॉल में। पहली बार सोनोग्राफी हुई, पहला यंत्र रूबी हॉल में आया पुणे सोनोग्राफी। मैं दूसरे किसी केस के बारे में बता रहा था। हाँ, ब्रेस्ट कैंसर। तो धनंजय केळकर ने कहा प्रूफ कहाँ पे है ये ब्रेस्ट कैंसर था इस प्रकार। रिपोर्ट दिखाओ। रिपोर्ट तो कुछ थे ही नहीं क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं था। तो ट्रीट करने वाले कौन थे? तो वैद्य गाडगिल का। तो उसने मुझे फोन किया। पेशेंट आईसीयू में थी, कोमा में थी। तो मैंने कहा आप खुद देख लो ब्रेस्ट परीक्षण करके ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। धनंजय केळकर ने पालपेट किया और फिर बताया नहीं ये तो कैंसर है, डेफिनेटली कैंसर। अब उसने हाथ लगाकर ये डायग्नोसिस किया, वो तो ऑन्को सर्जन है, उसका काम आना गया। और फिर उनको लगा कि अगर ये ओरिजिनल ब्रेस्ट कैंसर है तो लिवर में मेटास्टेसिस होगा। बायोप्सी की कुछ भी निकला नहीं। और बाकी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हुए, उसमें भी कुछ निकला नहीं। और फिर इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस से उससे मौत हो गई। आगे चांस नहीं मिला उसको ट्रीट करने का इस प्रकार से। अब ये तो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए कि धनंजय केळकर ने खुद देखा लब और बता दिया कि ये ब्रेस्ट कैंसर है इस प्रकार से। तो उसने लिखा होगा मालूम नहीं मुझे किस पेपर पर। और फिर उसके लिखने से भी कोई बात नहीं बनती, उनको प्रूफ ही चाहिए। अगर वहां पे बायोप्सी कर देते ब्रेस्ट की तो शायद सिद्ध हो जाती बात। लेकिन 5 बरस ये बहुत बड़ी गांठ थी, वो बिल्कुल सुपारी जितनी छोटी हो गई। पेन नहीं था, बाकी भी लक्षण कुछ नहीं थे। तो ये भी हमारे लिए काफी अच्छी चीज है, काफी अच्छा रुग्ण है। तो कहने का तात्पर्य ये रहेगा कि अभी तो हम सभी पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। सभी जो भी रिपोर्ट्स है पैथोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल वो रखते हैं साथ, एमआरआई है, स्कैन है वगैरह। उसमें कभी कभी बढ़ोतरी भी आती है, उसको भी नोट करते हैं कि ये बढ़ गया है। पेशेंट के लिए ओके, दूध 2 लीटर जा रहा है, पेन नहीं है, नींद आ रही है, भूख लग रही है, लेकिन फिर भी CA 19.9 बढ़ा है, CBCA बढ़ा है। ये काफी रोगों में ये बात दिखाई देती है। तो अभी मरीज के रिश्तेदार मानने लगे कि ठीक है, हमारा मकसद क्या है, पेशेंट अच्छा जिंदा रहे, अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी से जिए, ये हमारा मकसद होना चाहिए।
तो ये सब बहस चालू हुई, वो सिलेबस में क्या होना है नहीं होना है, और ये अध्यापकों पर ही निर्भर है क्या पढ़ाना है। मैं और कोलटकर सर फर्स्ट ईयर में पढ़ाते थे और तीन तीन विषय थे। संस्कृत, पदार्थ विज्ञान, अष्टांग संग्रह उस समय में था। और कोलटकर सर संस्कृत और आयुर्वेद इतिहास पढ़ाते। अब बात ये थी वैदिक सुभाषित साहित्य में पढ़ाने के लिए था। हाँ, तो हम बहुत सारे अनुभव बताते रहते थे वैदिक सुभाषित साहित्य के बारे में। उसके आधार पर जो मरीज है उनके बारे में बताते रहते थे। हमारा मेन उद्देश्य था कि लोगों में, विद्यार्थियों में आयुर्वेद के प्रति रुचि निर्माण करें। बीएमएस में आए हैं तो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करनी है, ये विश्वास उनमें जगा दे। एक बार यशस्वी जोशी ने कहा था कि आप तो गप्पे मारते रहते थे, मूल विषय अलग ही हो जाता था। जो संस्कृत का अर्थ बताना है वो तो बता देते थे, लेकिन संस्कृत पढ़ाने के लिए उसका प्रयोग ज्यादा नहीं करते। मैं तो 8वीं 9वीं 10वीं या 11वीं का व्याकरण पहले पढ़ाता था, पहले 3 महीने वही पढ़ा और फिर बाद में आयुर्वेद सिलेबस में जाते थे। और उसमें भी उद्दिष्ट लोगों को आयुर्वेद के प्रति आकृष्ट करना ये था। जो श्लोक सामने है उसको किसी तरीके से हम आयुर्वेद की दृष्टि से लोगों को कैसे, विद्यार्थियों को कैसे समझाएं, यही हमारा उद्देश्य था। और ऐसा होता था, जुवेकर सर फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ाते थे। उनकी एक अलग शैली है, वो बहुत भाती है लोगों को। लेकिन वो फर्स्ट ईयर में आके चले जाते थे और हमारा चरक आगे बढ़ चलता रहता। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मैं और कॉलेज पे सर चरक चरक पढ़ाते और हम मूल रूप से पढ़ाते थे। तो केवल लोकप्रिय होना ये हमारा उद्देश्य नहीं था, आयुर्वेद लोगों तक पहुंचाना मूल रूप से ग्रंथों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर, यह हमारा मकसद था। और हमारा इंप्रेशन बहुत दीर्घ काल तक रहने वाला एक प्रकार का इंप्रेशन। शुरू में इंप्रेशन जमता नहीं था। शुरू में तो मैं तो व्याकरण पढ़ा था संस्कृत। कोलटकर सर बहुत अच्छे तरीके से व्याकरण पढ़ाते, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने व्याकरण में पारंगत किया है, मुझे दिलचस्पी है उस विषय में, तो मैं पढ़ाऊंगा व्याकरण। सर ने बोला हाँ ठीक है पढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ही मैंने वो संज्ञा प्रकरण को आरंभ किया तो पता चला कि छात्रों को कुछ भी पता नहीं है, राम देवा देवो देवा भी मालूम नहीं है, तो उनको क्या पढ़ाएंगे व्याकरण इस प्रकार से। तो फिर मैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं के सिलेबस पे उतर आया। वो पाठ्येतर संस्कृत करते एक नवनीत किताब थी अच्छी, अनुवाद चंद्रिका भी अच्छी थी उस हिसाब से, वो हिंदी में थी। तो उसके आधार पर ये पहला व्याकरण वगैरह पढ़ाना, मूल शब्द जो है थोड़े धातु वगैरह इस तरह से पढ़ाना, और फिर व्याकरण पढ़ाना। और फिर भी उसमें काफी दिक्कतें थी। अनुदित सवर्ण सिटा प्रत्यय इस क्षेत्र को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। अप्रत्यय प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय अविधीयमानः अनुदिच्य सवर्ण से संज्ञा। और फिर उसके लिए ये इको यणचि वगैरह सूत्रों की सहायता लेना कि उसमें विधीयमान क्या है, अविधीयमान क्या है वगैरह वगैरह। मैंने तो मूल रूप से वेंकटेश शास्त्री जोशी, भागवत गुरु जी से व्याकरण सीखा है। तो वो तो दिग्गज थे व्याकरण में, उनका वही विषय था। पूरे जन्म में उन्होंने वही सिखाया। तो मेरा सौभाग्य अच्छा रहा कि मुझे उनसे सीखने का मौका मिला, मूल रूप से व्याकरण सीखने का सौख्य मिला। और उसमें रुचि और गति दोनों रहे। लेकिन फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए जिनको संस्कृत का कुछ भी गंध नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है, उनको डायरेक्ट व्याकरण सिखाना मूर्खता है।
लेकिन ये सिलेबस वालों ने बना के रखी है इस प्रकार से। और उसमें बाद में पहले तो ये प्रारंभिक पाणिनियन था, उसके बाद में लघु सिद्धांत कौमुदी रख दी उसमें। प्रारंभिक पाणिनियन भी अगर मुश्किल है तो लघु सिद्धांत कौमुदी की क्या कथा। मैंने तो सिद्धांत कौमुदी पढ़ी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सिलेबस में क्या होना है नहीं होना है ये अलग बात रही। हमें क्या पढ़ाना है ये अध्यापकों को सोचना है। दुर्दैव से अध्यापक उस क्वालिटी के तभी नहीं थे, अभी नहीं। अभी कुछ परिवर्तन आ रहा है, अच्छा परिवर्तन है, लेकिन जिस तरीके के अध्यापक हमें चाहिए उस तरीके के फिर भी नहीं है। और मूल ग्रंथों को संस्कृत में पढ़ने वाले अध्यापक चाहिए, संस्कृत में पढ़कर उसका अर्थ बताने वाले अध्यापक चाहिए, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने वाले अध्यापक चाहिए, तभी आमूलाग्र परिवर्तन इस प्रकार का आएगा। ठीक है, अभी रुकते हैं। कल और परसों बंद रहेगा और सोमवार को फिर से मिलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इति शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्।